नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास ऋणानुबंध। किल्लोल की मखमली पृष्ठभूमि में किस मधुर प्रेमालाप की प्रतीक्षा करती हुई मैं हथेलियों से घास को सहला रही थी कि सुना, प्रतिमा। क्षण भर को जैसे हृदय धड़कना ही भूल गया। प्रतिमा, कितने भाई हैं तुम्हारे? सारी इंद्रधनुषी कल्पनाएं क्षण भर को जैसे सहम कर रह गईं। पर इसी प्रश्न को सूत्र रूप में जानकर मैंने हौले से कहा, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? प्रवीण और प्रसाद को तो देखा है, तीसरा प्रदीप है, इन दोनों के बीच का। उसे तो देखा नहीं कभी, यहाँ नहीं रहता क्या? वह नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में? क्यों, बीमार है क्या? कुछ देर चुप रही मैं, फिर धीरे से कहा, बीमार तो नहीं है, मेरा मतलब है वह शुरू से ही ऐसा है। कैसा? मेरा मतलब है विकलांग है, उठ बैठ नहीं सकता। अरे, क्या पोलियो हो गया था? कहा ना, शुरू से ही ऐसा है, बोलता भी नहीं है। मेंटली ठीक है? मैंने नकारार्थक सिर हिला दिया। मुझे अब खीज हो रही थी। तुम्हारी फैमिली में और भी ऐसा केस है कोई? नहीं, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चिढ़कर कहा। इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं, उन्होंने सपाट स्वर में उत्तर दिया। लेकिन सवाल तो आप वकीलों कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी शंकाओं का समाधान चाहता हूं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन इन सारी शंकाओं की तो अब गुंजाइश ही नहीं रही। आपको चाहिए था सारी बातें पहले ही पूछ लेते। लेकिन पहले पता जो नहीं था कि तुम्हारा एक और भाई है। अब तो पता लग गया ना, मैंने कहा और उठकर खड़ी हो गई। रोष से मेरा सारा बदन कांप रहा था। किल्लौल पार्क की उस घूरती हुई भीड़ के बीच उन्हें भौचक अकेला छोड़कर मैं बाहर चली आई। एक स्कूटर रिक्शा रोका और सीधे घर को चल दी। अरे, डॉक्टर साहब नहीं आए? रिक्शा की आवाज सुनकर प्रसाद फाटक के बाहर आ गया था। तुम अकेली ही लौटी हो दीदी? क्यों, मैं अकेली आ नहीं सकती क्या? मैंने तुनक कर कहा और सीधी चलकर कमरे में पहुंची। अपने कमरे का एकांत पाते ही मेरा सारा आवेश ठंडा पड़ गया। मैंने पर्स एक ओर फेंका और पलंग पर निढाल होकर पड़ गई। पम्मी, ओ पम्मी! चाची न बुलाती तो पता नहीं मैं कितनी देर यूं अंधेरे में मुंह छिपाए पड़ी रहती। मनोज कब आने को कह गए हैं? उन्होंने कमरे का स्विच ऑन करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनकी पीए हूं? तू उनकी कौन है सो तो हमें मालूम है। मेरे कसैले स्वर को अनसुना करते हुए उन्होंने मेरे सिर पर एक हल्की चपत लगाते हुए कहा, लेकिन अब यह बता कि इस घर का टाइम टेबल उन्हें समझा दिया कि नहीं? तेरे पापा आधा घंटा से घर सिर पर उठाए बैठे हैं। घड़ी में देखा, 8:30 हो रहे थे। और पापा को अगर 8 बजे खाना लगाना मिले तो बस प्रलय हो जाता है। पापा को खिला दो आप लोग। वाह, खिला कैसे दे? जमाई पहली बार खाने पर आ रहा है, तो फिर जो मर्जी आए करो, मैंने कहा और मुंह फेर कर लेट गई। क्या कह रही है? अम्मा पीछे पीछे कमरे में आ गई थी और चाची से पूछ रही थी। कुछ भी तो ढंग से बता नहीं रही वह। क्या पता क्या बात हो गई है। आई है जब से यहीं अंधेरे में लेटी है, मैंने आकर बत्ती जलाई है, चाची ने बतलाया। लड़ाई तो नहीं कराई भगवान, अम्मा बोली। इसी से मैं मना कर रही थी कि घूमने घामने मत भेजो। इतना बड़ा घर था, यहीं कहीं बैठकर बोल बतिया लेते। लेकिन जी जी, पहले खाने का इंतजाम देखो, चाची ने कहा और अम्मा को खींचकर बाहर ले गई। ड्राइंग रूम से पापा की गरजती आवाज सुनाई दे रही थी। प्रवीण कहाँ है? उससे कहो उनके फूफा जी के बंगले पर फोन करे। इट इज ऑल नॉनसेंस। वक्त की तो इन छोकरों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ कह देता हूँ, आज पहला दिन था इसलिए जब्त कर गया। आगे से यह जंजाल मुझसे नहीं होगा। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया। वह आखिरी वार्निंग अम्मा के लिए थी, जो ढेर के ढेर पकवान बनाकर प्रतीक्षा में बैठी थी। मनोज को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव उनका ही था, इसलिए पापा का गुस्सा भी उन्हीं पर उतर रहा था। पापा, वे तो शाम की बस से नागपुर लौट गए, भाई ने आकर सूचना दी। नागपुर लौट गए? एटलीस्ट ही शुड हैव द कर्टेसी। हम लोगों को खबर तो कर सकता था कम से कम। पापा का पारा चढ़ने लगा था। कोई काम आ गया होगा, अम्मा ने अपने सहज शांत स्वर में कहा
और डाइनिंग टेबल पर बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। पापा का गुस्सा कम करने का यही एक तरीका था। पम्मी चल खाना खा ले, चाची ने आकर मुझे झकझोरा। मुझे भूख नहीं है। भूख तो तुझे काहे की होगी, लेकिन दही बड़े बनाए हैं, चल थोड़ा सा चख ले, उन्होंने मुझे गुदगुदाते हुए कहा। प्लीज चाची, बोर मत करो, मैंने जरा सख्त स्वर में कहा तो उन्होंने एकदम हाथ हटा लिए और कमरे से बाहर जाते हुए जरा नाराजगी से बोली, खाना ना खाए तो तेरी मर्जी है, पर बीड़ा की साड़ी तो उतार दे, एक ही दिन में कल्याण करके रख देगी तू। एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई मैं। सचमुच मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं वीड़ा की बिल्कुल नई साड़ी पहने हुए हूँ। अंगूरी रंग की वूली पर उसने स्वयं अपने हाथों से कढ़ाई की थी। एक एक नमूना पूरा करते हुए उसे 4-4 दिन लग गए थे। दोपहर में इतने उत्साह से लेकर आई थी वह इसे। आज आप ही इस साड़ी का उद्घाटन कीजिए दीदी, जीजाजी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वाह रे जीजाजी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर एक एक पिन निकालती हुई मैं सोच रही थी। कितनी उमंग से तैयार किया था उसने मुझे। पता नहीं कितने रोल्स वाला जूड़ा बना दिया था कि खोलते हुए मेरा दम फूल रहा था। लेकिन दोपहर भर मन इतना खिला खिला था कि उसकी सारी जातियां मैं सह गई। सच तो यह था कि मन यहाँ था ही नहीं। वह तो शतरंगी शाम की मनभावनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था। घूमने जाने के प्रस्ताव मात्र से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था। अम्मा ने थोड़ा सा विरोध किया था तो मेरा मन एकदम खिन्न सा हो गया था। लेकिन अम्मा का विरोध बहुमत के सामने टिक नहीं सका था और फोन कर पापा ने सब तय कर दिया था। कार्यक्रम के अनुसार वे ठीक 5:30 बजे अपने फुफेरे भाई के स्कूटर पर हमारे यहाँ आए थे। बार बार अपने को दर्पण में निहारती मैं पीछे की सीट पर जा बैठी थी और पता नहीं कौन सा गलत सुर छिड़ गया था और सारी शाम ही बेसुरी हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि पापा अगर कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। लेकिन पापा ही क्या, किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि चाची भी उसके बाद मौन ही रहीं। शायद नाराज कर दिया था मैंने उन्हें। लेकिन दूसरे दिन शाम को भाई मेरे कमरे में आए और उन्होंने एकदम सीधे ही पूछ लिया, मम्मी कल क्या बात हुई थी, सच सच बता। भाई मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़े हैं, पर उनसे हमेशा डर ही लगा रहता है। उनके कठोर स्वर को अनसुना करके मैंने पूछा, आज आप क्लब नहीं गए? यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है पम्मी। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरे स्वर में भी तनाव आ गया था। लेकिन इससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या? प्रदीप की बात उन लोगों से छिपाई क्यों गई? छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर उन्हें बताया क्यों नहीं गया? कोई इस तरह का प्रसंग उठा ही नहीं। हाँ, अपनी ओर से प्रदीप का परिचय देना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा। आपने जो भी समझा हो, पर वहां वालों ने तो यही समझा कि यह बात जानबूझकर उनसे छिपाई गई है। और कहते कहते मेरी आंखों के सामने सारा प्रसंग घूम गया और वे भर आईं। सिर्फ इतनी सी बात है? और कल सारी रात मेरा खून खौलता रहा कि उसने जरूर कोई बदतमीजी की होगी, तभी तो जल्दी लौट आई। और वह मुंह छिपाकर भाग गया। भाई के चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। थोड़ी देर तक वे कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए विचार मग्न बैठे रहे और फिर एकदम उठ खड़े हुए। समझ में नहीं आता ये दोनों घून की तरह कब तक इस घर को त्रासते रहेंगे। मैंने चौंक कर सिर उठाया, लेकिन तब तक वे बाहर जा चुके थे और उनकी बात हथौड़े की तरह मेरे कानों पर चोट कर रही थी। ये दोनों मतलब प्रदीप और चाची। प्रदीप का अर्थ है एक बेडौल मांसपिंड और 2 भावहीन आंखें। अनचाही संतान से मुक्ति पाने के लिए किए गए अम्मा के प्रयासों का विभत्स परिणाम। 10 वर्ष तक उसकी अभिशप्त उपस्थिति को घर ने किसी तरह सहा, किंतु बाद में यह भार दिन पर दिन झेलना कठिन होता गया। तब अम्मा और चाची के विरोध को ताक पर रखकर पापा ने नर्सिंग होम का सहारा लिया था। पिछले 10 साल से 250 रुपये महीना बराबर इस मत पर खर्च हो रहा था। जब से मेरी शादी की चर्चाएं चल पड़ी हैं, प्रदीप के आकारहीन अव्यय और चैतन्य शून्य मस्तिष्क को लेकर कई बार अप्रिय प्रसंगों का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस बार ढुलमुल तरीके से उसका उल्लेख टाल दिया गया था। लेकिन शायद मनोज की बुआ जी को कहीं से भनक पड़ गई थी, इसलिए इतना जबरदस्त क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। पता नहीं क्यों प्रदीप को लेकर जब कोई बहुत पूछताछ करने लगता है तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे उफनने लगता है। और एक है चाची, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सबके लिए। होश संभाला है तब से उनकी सुडौल आकृति को घर भर में मंडराते देखा है।
उनके सुघड़ हाथों से घर को संवरते देखा है। बाल विधवा हैं, उनका वैधव्य सिर्फ उनके सूने ललाट से ही परिलक्षित होता है। बाकी उनका रहन सहन अम्मा की तरह ही है। पान खाने में और चटक रंग की चूड़ियां पहनने में तो वे अम्मा से भी बाजी मार जाती हैं। रिश्ते की इस निराधार महिला को अम्मा ने आश्रय दिया है। सिर्फ आश्रय ही नहीं, बड़ी बहन का स्नेह और ममत्व भी दिया है। भाई और मेरे जन्म के समय चाची ने घर बार बहुत अच्छी तरह से संभाला था। प्रदीप के जन्म के बाद तो जैसे उनकी उपस्थिति घर में आवश्यक हो ही गई। उस अर्ध विक्षिप्त विकलांग बच्चे को उन्होंने छाती से लगाकर पाला है। अब भी हर शुक्रवार को वे ही नियम से नर्सिंग होम जाती हैं और 5-6 घंटे उसके पास बैठी रहती हैं। चाची के लिए बचपन से ही ऐसी ऊटपटांग बातें सुनी हैं कि मन में एक कॉम्प्लेक्स सा आ गया है। बहुत छोटी थी तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर बड़े होने पर हर रिमार्क एक कौतूहल जगा जाता। बुआ लोग कहती, बड़ी चाची चाची लगाए रहती है दिन भर, चाचा कहाँ मरखप गए, कुछ अता पता है। मामी और मौसी कहती, यह चाची अभी विराजमान है, धन्य है, आदमी अपनी उम्र का न सही बच्चों का तो ख्याल करता है। पता नहीं जीजी कैसे सह लेती हैं आप। नानी चाची के गोरे रंग को कोसती हुई अम्मा के सावले सलोने रूप की जब तब बलैया लेने लगती। अभी पिछले वर्ष एक परिवार बरेली से मुझे देखने आया था। सारे आदर सत्कार का जी भर उपभोग करने के बाद वर की माँ ने एक फुलझड़ी छोड़ी थी। लड़के तो दोनों आप पर गए हैं मिसेस प्रताप, लड़की लेकिन बिल्कुल गोरी चिट्टी है, अपनी चाची की तरह। इतनी भुनभुनाई थी अम्मा, बाद में मरी की आंखें फूट गई हैं। माँ काली कलूठी है तो क्या हुआ, बाप का सोने का सा रंग इसने नहीं देखा। भावी समधिन के प्रति अम्मा के ये अनादर भरे वचन सुनकर ही मैं समझ गई कि निर्णय अनुकूल नहीं है। एक निश्वास खींचकर रह गई थी मैं। लोग अगर अफवाहों का पल्ला पकड़कर ही घर में आना चाहें तो क्या उपाय है। असमंजस और उलझन भरी ये स्थितियां पल भर को मन उदास कर जाती, परंतु घर के भीतर पांव देते ही चाची का एक ही रूप याद रहता, उनका स्नेहमय रूप। जो लाड दुलार उनसे मिला, जो साथ संभाल उन्होंने की, उसे यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। घर की रौनक, घर की व्यवस्था उन्हीं के दम से थी। उन्हीं के सहारे अम्मा घंटों पूजा पाठ करती रहती, साल में 2-2 बार नानी माँ के यहाँ हो आती। अपनी गृहस्थी का सुख उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन अम्मा की गृहस्थी को उन्होंने निखार दिया था। अम्मा ने पढ़ा पढ़ा कर किसी तरह उन्हें मेरे साथ हायर सेकेंडरी करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को राम राम कर लिया। उनका मन घर गृहस्थी में ही रमता था। चाची और प्रदीप दोनों ही हमारे बहुत अपने थे, फिर भी ये हमारे वीक पॉइंट्स थे। इनका प्रसंग छिड़ते ही हम लोग तिलमिला जाते थे और इन प्रसंगों से बचने का कोई उपाय नहीं था। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हुई कॉल बेल बज उठी। प्रसाद ने जाकर दरवाजा खोला और मेरे पास आकर फुसफुसाया, भाभी आई हैं। कौन भाभी? वही सामने वाली। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैंने बुरी तरह डांटा। दिमाग चलने जैसा इसमें क्या है? जब हम नागपुर वालों को जीजा जी कह सकते हैं तो। मैंने तकिया खींचकर उसे दे मारा। बचने की कोशिश में वह भागा और वीणा से बुरी तरह टकरा गया। सॉरी कहते हुए दोनों बहुत देर तक असमंजस में खड़े रहे और फिर प्रसाद बाहर चला गया। आओ वीणा, मैंने भरसक निरुत्साह जताते हुए कहा। तबीयत ठीक है ना दीदी? उसने स्वर में मिश्री घोलते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी की दोपहर में वैसे ही सुस्ती छाई रहती है। जीजा जी गए? इतना गुस्सा आया कि एक तकिया इसे भी दे मारूं। साड़ी पसंद आई आपको? साड़ी? ओह, वह तुम्हारी साड़ी ना, दरअसल उसे प्रेस करवाऊं या नहीं, इसी पशोपेश में अब तक पड़ी रही, लौटा नहीं पाई। हाय, लौटाने की ऐसी क्या जल्दी है दीदी? मैं तो बल्कि कह रही थी ललिता दीदी की शादी में भी इसे पहन डालिए। मेरा पूछने का यह मतलब नहीं था। मैंने पूछने का मतलब नहीं जानना चाहा। उसी ने बताया, हम लोग उस दिन सुपरमार्केट से 4 पीसेज लाए थे ना, 2 तो सिटी में जरी एम्ब्रॉयडरी के लिए दे दी है, एक पर गोटे के फूल टाकने हैं। केसरिया वाली साड़ी थी ना, अम्मा जी बोली इस पर तुम्हारी वाली बेल काट देना। कौन सी केसरिया साड़ी? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह तत्परता से उठी और अम्मा के कमरे से वह साड़ी उठा लाई। उसका अधिकारपूर्ण आचरण देखकर मैं दंग रह गई। लगता है मेरे दहेज का सामान तुम्हारी ही देखरेख में तैयार हो रहा है, मैंने व्यंग किया। पर वह बेवकूफ लड़की इसे समझी ही नहीं।
उल्टे शर्म से लाल पड़ गई। अपनी उबासी को रोकते हुए मैंने कहा, तुम बैठो वीणा, मैं चाय बना लाऊं। मैं बना लाती हूँ, आप बैठिए, आप तो अब हमारी मेहमान हैं, उसने जबरदस्ती मुझे बिठाते हुए कहा। फिर दरवाजे तक जाते हुए रुकी और पूछा, अम्मा जी लोग नजर नहीं आ रही? वे लोग प्रदीप को देखने गई हैं। लेकिन आज तो सोमवार है। प्रदीप को बुखार आया है, सुबह नर्सिंग होम से फोन आया था। ओह! पल भर को उसका चेहरा व्यथा से भीग उठा। उसकी सलज्ज हंसी धुंधली सी पड़ गई। क्या पागल लड़की है, मैंने सोचा। इस घर के सुख दुख के साथ इसने अपने को कैसे जोड़ लिया है। तुम्हारी बहुरानी आई थी दोपहर में, हम लोगों को चाय वाय बनाकर दे गई। शाम को मैंने अम्मा को छेड़ा। कौन? वीणा आई थी? सच बड़ी समझदार और प्यारी लड़की है। बड़ी लिफ्ट दे रखी है तुमने अम्मा, तुम्हारे कमरे में बड़े मजे से घुसकर साड़ी वाड़ी निकाल लाई वह, मैंने तनिक तीखे स्वर में कहा। लेकिन अम्मा तो जैसे भाव विभोर हो गईं। अरे सब उसी के हाथ का रखा हुआ है, आ जाती है तो मुझे कोई काम करने थोड़े ही देती है। मेरी समझ में तो अम्मा उसे दो ही काम आते हैं, एक तुम्हारे आगे पीछे घूमना और दूसरे बात बात पर शर्माना। लेकिन कुछ लोगों को तो यह भी नहीं आता। प्रसाद पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा था। एक आप हैं, जरा सा कोई छेड़ दे तो काटने को दौड़ती हैं। आई एम श्योर देवर नंदों के बीच तुम बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाओगी। टेबल मैट को उंगलियों में फंसाकर घुमा रही थी मैं। वही मैंने प्रसाद को फेंक मारी, पर चाची ने बीच ही में उसे लपक लिया और दोनों को घुड़क दिया। यह क्या बचपना करते हो तुम लोग? प्रसाद जब हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया तो चाची बोली, जी कभी कभी मुझे भी लगता है तुम प्रवीण के साथ अन्याय कर रही हो। यह लड़की जरा भी उसके लायक नहीं है। तो मैंने क्या बात पक्की कर दी है? अम्मा खींची। तब तो यह वीणा के साथ भी अन्याय है। भोली भाली लड़की है, बेचारी का दिल टूट जाएगा। मैंने चौंक कर चाची की ओर देखा। कितनी दर्द में डूबी आवाज थी उनकी। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर जैसे कुछ याद आया। प्रदीप की तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। चाची उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने ही धीरे से बताया, रात बुखार हो आया था, पैरों पर भी सूजन आ गई थी। एकदम क्या हो गया? क्या हो गया वह तो वही जाने। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, वैसे डॉक्टर कह रहे थे गर्मी के कारण हुआ है। उस रात माहौल बड़ा उदास रहा। पापा हम भाई बहनों को लेकर प्रदीप को देखने गए थे। बुखार तो कम हो गया था, पर सूजन तब भी थी। बड़ी मुश्किल से प्रसाद को वहां सोने की अनुमति मिल पाई। उसका मेडिकल स्टूडेंट होना कुछ काम दे गया और उसका वहां होना हम सबको राहत दे गया। ललिता की शादी में जाने का कार्यक्रम अम्मा ने स्थगित ही कर दिया। मुझे भाई के साथ भेजने पर विचार था उनका, पर शादी और सगाई के बीच की असमंजस स्थिति में कहीं भी जाने का मुझ में उत्साह नहीं रह गया था। चाची बेचारी कहती रही, जी यहाँ पर मैं तो हूँ, 2 दिन के लिए ही सही तुम हो आओ। भाई साहब के एक ही तो लड़की है, जिंदगी भर को उलाहना रह जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद जब प्रदीप की अवस्था बिल्कुल सामान्य हो गई, तभी अम्मा ने घर के बाहर पैर दिया। मामा जी ने बार बार लिखा था कि मेरे कोई काम करने वाला नहीं है, तुम्हारे दोनों लड़कों को ही सब संभालना है। लेकिन तब भी प्रसाद हमारे साथ नहीं आ सका। फाइनल था उसका और अगस्त में परीक्षा थी। भाई को भी बड़ी मुश्किल से राजी किया जा सका। शादी ब्याह की भीड़ भाड़ से हम भाई बहनों को एलर्जी सी ही है, लेकिन अम्मा हर बार डांट पिला देती हैं कि तुम लोग इस तरह करोगे तो कल को तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। भाई घर से तो बड़े बेमन होकर चले थे, पर उनकी सारी उदासी इलाहाबाद में पहुंचते ही काफुर हो गई। आजाद नगर वाला मामा जी का घर मेहमानों से खचाखच भरा था, पर उस भीड़ में भी एक आकृति थी जो अलग से चमक रही थी, और वह थी ललिता की मौसेरी बहन सरिता। बिजली की गति से वह घर के सभी कामों में हाथ बटा रही थी। मामी जी ने चाय शरबत वितरित करने का काम हम दोनों को सौंप दिया था, लेकिन जिस तत्परता के साथ उससे प्रवीण भाई के लिए बार बार चाय नाश्ता बनवाया जा रहा था, वह सबके लिए विनोद का साधन बन गया था। अक्सर शादी ब्याह के घरों में इस तरह का एक शगुफा जरूरी होता है। ललिता तो ब्याही जा रही थी, सब लोगों के ख्याल में मैं भी बुक हो चुकी थी, इसलिए इस बात को खूब उछाला जा रहा था। अम्मा को सभी लोग छेड़ रहे थे, बहुरानी पसंद आई। अम्मा हंसकर रह जाती थी। इस हंसी का कोई मतलब नहीं निकलता था मुझे, लेकिन लड़की बहुत भाग गई थी। बड़ी ही शालीन और हंसमुख लड़की थी।
संस्कृत में एमए थी, पर ढोलक पर बन्नी भी उतनी ही तन्मयता से गाती थी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सौंदर्य की रूढ़ परिभाषा में फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी आंखों को बांध लेते हैं। भाई की ओर तो देखकर लगता था कि सरिता ने उनका मन भी बांध लिया है। शादी के 100 कामों के बीच भी भाभी जी इस योजना को आगे बढ़ाने का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेती। मुझे विश्वास हो गया था कि भोपाल लौटने से पहले औपचारिक प्रस्ताव सामने जरूर आएगा, और मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। विदा के दूसरे ही दिन की बात है। घर एकदम उदास लग रहा था। जिसे जहां जगह मिली थी सब लोग लेट गए थे और अपनी थकान मिटा रहे थे, लेकिन कोने वाले कमरे में बैठी मैं मुड़े तुड़े कपड़ों को सूटकेस में ठूसने का असफल प्रयास कर रही थी, और हमें लौटना जरूरी था। अम्मा गर्मी से बेहाल नंगे फर्श पर लेटी आंचल से पसीना सुखा रही थी। भाई एक छोटी सी नोटबुक में सारा हिसाब दर्ज कर रहे थे जो उन्होंने खर्च किया था। तभी मामा जी आकर अम्मा के पास बैठ गए और बोले, तो जीजी क्या तय किया? किस विषय में? अम्मा ने अचकचाकर पूछा। सरिता के लिए पूछ रहा हूं, तुम्हें पसंद है? मेरी पसंद से क्या होता है? प्रवीण के पापा से तो पूछ लो। प्रवीण को मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी कहो। तुम्हारी राय हो तो फिर प्रवीण के पापा की हिम्मत नहीं है कि न कर सकें। प्रवीण को पसंद है, उसी से पूछ लो, मामा जी ने कहा तो अम्मा ने भाई की ओर देखा। उन्होंने आंखें झुका ली। लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, मामा जी ने उनकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा और बाहर चले गए। कुछ देर बाद अम्मा ने धीरे से पूछा, प्रवीण तूने हाँ कर दी है? मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा है अम्मा। उन्होंने लड़की के बारे में राय पूछी थी तो उसमें तो दो राय हो नहीं सकती। कम से कम मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, भाई ने तैश में कहा। यह आवेग उसके मन के चोर को और भी उजागर कर गया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, तुम्हें पसंद न हो तो मना कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। और यह कहते हुए उन्होंने अपने सूटकेस का ढक्कन इतनी जोर से बंद किया कि क्षण भर हम लोग सन्न रह गए। अम्मा की आंखें अकारण भर आईं, बोली, लड़की तो बहुत अच्छी है रे, पसंद न करने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन किसी नई लड़की को घर में लाने के ख्याल से ही मैं घबरा जाती हूँ। अब तुम्हारे लिए पुरानी लड़की कहाँ से लाऊं मैं? बहू जो भी आएगी नई ही होगी। और अम्मा ने एकदम पूछ लिया, तुझे वीणा कैसी लगती है प्रवीण? वीणा? वह सामने वालों की? हाँ, जानी बूझी लड़की है, फिर घर में आती जाती रही है, सब कुछ देखती रही है। भाई एकदम उठ खड़े हुए। अम्मा, सरिता न सही, दुनिया में और भी लड़कियां हैं मेरे लायक, लेकिन प्लीज वीणा का नाम मत लेना। फिर बाहर जाते हुए पल भर रुककर बोले, पता नहीं तुमने कभी मार किया है या नहीं, तुम्हारे छोटे सुपुत्र उसकी राहों में पलके बिछाए रहते हैं। पता नहीं क्यों घर में पांव देते ही जैसे घटित अशुभ की सूचना मन को मिल गई थी। सारा घर जैसे भाई भाई कर उठा था। बाहर के बरामदे में लगे ऑफिस रूम में पापा अपने कागज देख रहे थे। बिना छुट्टी के, बिना बीमारी के पापा का घर में रहना ही जैसे सब कुछ बता गया था। चश्मा उतारकर उन्होंने एक बार हम लोगों की ओर देखा और फिर अपने ब्रीफ्स देखने लगे। उनका यह गहन मौन भी चौंका देने वाला था। तब तक आहट पाकर प्रसाद भी बाहर आ गया था। उसने मेरे और अम्मा के हाथ से सामान ले लिया और चुपचाप उसे भीतर ले गया। उसके घर में होते हुए रेडियो की चुप्पी भी किसी अनहोनी की ओर ही संकेत करते थे। हॉल में सामान रखते हुए उसने आवाज दी, वीणा, अम्मा लोग आई हैं, चाय बना लाओ जरा। उसकी साधिकार वाणी पर चौंकने का होश भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि बाम की शीशी हाथ में लिए जो वीणा सामने नजर आई वह हमेशा वाली शर्मीली वीणा नहीं थी। विषाद की गहरी रेखाओं ने उसकी लजीली मुस्कान को तिरोहित कर दिया था। वॉश बेसिन पर हाथ धोकर वह हम लोगों के लिए पानी ले आई थी और फिर चाय बनाने चली गई। इतनी देर बाद अम्मा का मुंह खुला। मंदा कहाँ है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास ऋणानुबंध। आगे की कहानी सुनिए दूसरे भाग में।